नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड भाजपा को 15 जून तक मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव। दर्जनों विधायक रेस में, हाईकमान को हरी झंडी का इंतजार। लोहाघाट में मंत्री दीपक मेहरा ने की समीक्षा बैठक। अब बूथ स्तर पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। भाजपा पदाधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। लोहाघाट के भीड़खान क्षेत्र में प्रशासन की छापेमारी। बड़ी संख्या में मिले सुखाए गए देवदार के पेड़ और कब्जा की गई भूमि। उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। जौनसार वावर में राशन विक्रेता हड़ताल पर। सरकार के खिलाफ 275 डीलरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, कोरोना काल से अभी तक नहीं हुआ पेमेंट। उत्तराखंड के कई जिलों में आज होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत में चलेंगी तेज हवाएं। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 15 जून तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर दांव खेलेगी। नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसकी दौड़ में दर्जनों विधायक हैं। लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल पर संशय बरकरार है। फिलहाल उत्तराखंड भाजपा को दिल्ली हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, 15 जून तक बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है और इस बार बीजेपी जो है वो ब्राह्मण चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। किसका नाम आगे आ रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है और प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के साथ साथ ही वो लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद भी है महेंद्र भट्ट, और महेंद्र भट्ट एक गढ़वाल जोन से बकायदा ब्राह्मण चेहरा है और ऐसे में उनको रिप्लेस करते हुए, क्योंकि जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, इसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उन नामों का चयन किया जा रहा है कि जो संभावित नाम हो सकते हैं। विनोद चमोली का नाम सबसे पहले पायदान पर आ रहा है, क्योंकि वो देहरादून से ताल्लुक रखते हैं, धर्मपुर से विधायक हैं और वर्तमान में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रिप्लेसमेंट उनका हो सकता है। इसी तरीके से दूसरे तीसरे नाम जो सामने आ रहे हैं वो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं कि क्या सुबोध नियाल को भारतीय जनता पार्टी की कमान दी जाएगी, या इसी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गढ़वाल और कुमाऊं जो कमिश्नरी है उसका जो समीकरण है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, उसको साध करके ही आगे की रणनीति तैयार की जाती है। क्योंकि 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव होना है, संगठन और सरकार बेहतर तालमेल होना चाहिए, तभी जाकर के ग्राउंड पर जाकर के कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुताबिक अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन बकायदा 15 जून तक कर लिया जाएगा और उसके बाद संभवतः उत्तराखंड में धामी कैबिनेट में 5 मंत्रालय खाली हैं या रिक्त पद चल रहे हैं, उनको भी भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर दर्जनों विधायक लाइन में लगे हुए हैं। हर कोई इस उम्मीद के साथ है कि अगला नंबर उनका होगा, तो शायद अब धामी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए दिल्ली का आदेश और निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया के साथ साथ धामी कैबिनेट के मंत्रालय की जो रिक्त पद है उनको भी भरने का काम किया जाएगा। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में भाजपा के द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार को लोहाघाट में नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश की अध्यक्षता में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें राज्य मंत्री दीपक मेहरा ने विधानसभा क्षेत्र में हो रही तिरंगा यात्राओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा, तिरंगा यात्रा बूथ स्तर में भी आयोजित की जाएगी। इसके लिए बैठक में सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
देखिए, जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपने आतंकवादियों को एक षड्यंत्र के तहत एक हंसते खुशते वातावरण में जो कश्मीर फिर से एक अपनी तरक्की पे चल रहा था, पर्यटन उद्योग पनप रहा था, उससे वो अपने बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत जल रहे थे। उन्होंने जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर अपने वहाँ के पर्यटकों की हत्या की और उसकी प्रतिक्रिया में जो सरकार है उसने अपने जिस प्रकार से मनोबल बढ़ाते हुए अपने सैनिकों के साथ आगे उन्होंने उसको आगे बढ़ने के लिए बोला और उनको ध्वस्त करने के लिए उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जो पराक्रम अपने जो अपने सैनिकों उन्होंने दिखाया, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए पूरे देश में एक तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने जो सैनिक हैं उनका सम्मान बढ़ाते हुए अपने हर जगह कर रहे हैं। और अपने उत्तराखंड में भी इस प्रकार की पूरी योजनाएं बन रही हैं और हर बूथ स्तर तक जाके इस तिरंगा यात्रा को हमने घर घर जाके ये संदेश देना है कि अपने किस प्रकार से अपने सैनिकों ने इस पराक्रम को अंजाम दिया। देहरादून नगर निगम अब दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं व्यापारियों ने लाइसेंस शुल्क के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। देहरादून के अलग अलग व्यापारी वर्गों से अब तक नगर निगम में 93 आपत्तियां आ चुकी हैं और वही 31 मई तक आपत्तियां लेने के बाद नगर निगम द्वारा एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें दून के अलग अलग व्यापारी वर्गों के एक सदस्य को शामिल किया जाएगा और समिति में जो भी निर्णय आएगा उसी आधार पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। देखिए, अभी तक हमारे पास 93 आपत्तियां आ चुकी हैं और 31 हमारी इसमें डेट थी कि 31 तक हम इसमें सारी आपत्तियों को सुनेंगे, हमारे पास आएंगी और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। तो आपत्तियां हमारे पास 93 आ चुकी हैं। तो हमने आज ये निर्णय लिया है कि हम तमाम अपने जितने भी संगठन हैं, जितने व्यापार मंडल के वरिष्ठ हैं, प्रमुख हैं और अन्य समूह संगठन जितने भी हैं, और उन सबको, उनके प्रमुखों को लेते हुए एक समावेशी समिति इसमें गठित करेंगे, जो समिति तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए और व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखेगी, निगम का भी हितों का ध्यान रखेगी, नागरिकों के हितों का ध्यान रखेगी और हमारे पास उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास बताएगी। तो उस आधार पर इस पर तो देहरादून नगर निगम अब दुकान और प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन व्यापारी जो हैं उन्होंने लाइसेंस शुल्क के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। देहरादून के अलग अलग व्यापारी वर्गों से अब तक नगर निगम में 93 आपत्तियां भी आ चुकी हैं। 31 मई तक आपत्तियां लेने के बाद नगर निगम द्वारा एक समिति बनाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, यहाँ नगर निगम अब दुकान और प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन व्यापारी जो हैं इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि गत 17 मई को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के धारा 541 के अंतर्गत देहरादून नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। जिस दिन से यह प्रस्ताव लाया गया था उसी दिन से व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर के नगर निगम के जो मेयर हैं सौरभ गप्तियाल से उन्होंने व्यापारियों ने मिल करके उनको एक नोटिस दिया। उसके बाद जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि जो आप लोगों की आपत्तियां हैं उनको आप लोग दीजिए। इसके लिए 31 मई तक की तारीख तय की गई है। अभी तक 93 आपत्तियां व्यापारियों के द्वारा दी गई है। इन सारे आपत्तियों को लेने के बाद नगर निगम और व्यापारियों की एक कमेटी बनेगी। उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा ताकि व्यापारियों के हित की भी रक्षा हो सके और नगर निगम के भी हित की रक्षा हो सके। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अल्मोड़ा के द्वाराहाट से खबर है, जहां वगवाली पोखर मंडल में अहिल्याबाई स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। रानीखेत भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट ने मैराथन का फ्लैग ऑफ किया और युवा प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान घनश्याम भट्ट ने कहा कि मैराथन के माध्यम से हम एक स्वस्थ, जागरूक और संकल्पित भारत की दिशा में सार्थक कदम बढ़ा सकते हैं।
लोहाघाट में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने भीड़खान क्षेत्र में देवदार के पेड़ों को सुखाने और भूमि पर कब्जा कर खरीद फरोख्त के मामले को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम के निर्देश पर राजस्व, वन विभाग और पालिका की संयुक्त टीम ने भीड़खान क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम को बड़ी संख्या में देवदार के सुखाए गए पेड़ मिले हैं और भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। बता दें, कुछ भवन स्वामियों ने देवदार के पेड़ों को अपने भवन के बीच ही दबा दिया था और इतनी बड़ी संख्या में सुखाए गए पेड़ों को देखकर टीम भी हैरान रह गई, जिसके बाद कई भवन स्वामियों से पूछताछ की गई। टीम के कर्मचारियों ने बताया, मामले की गहनता से जांच की जा रही है। खबरों की तरफ, रामनगर के गुजानी में कब्र खोदने को लेकर जमकर बवाल हुआ। जहां विशेष समुदाय के लोगों ने किसी की मौत के बाद कब्र खोदी, तो वहां भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और इसका विरोध किया। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, समझाइश का प्रयास किया। इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। तो रामनगर में गुजानी में कब्र खोदने को लेकर के जमकर बवाल हुआ है। यहां विशेष समुदाय के लोगों ने किसी की मौत के बाद कब्र खोदी थी, लेकिन भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और इसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, कब्र खोदने को लेकर के विवाद सामने आया है, जहां पर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष वहां मौके पर पहुंच गए और इसका विरोध क्या कुछ है ये पूरा मामला और अपडेट क्या है? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं कि ये गौजानी क्षेत्र है, पहले ग्रामीण क्षेत्र में आता था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव हुए हैं तो नगर पालिका में ये गांव शामिल हो गया है। 20 वार्ड नंबर 20 है और ये गौजानी का एरिया है। यहाँ बताया जा रहा है कि आज इसी क्षेत्र में किसी मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ गौजानी में एक फील्ड है, वहाँ पर जो है कब्र खोद रहे थे। इसकी जानकारी, क्योंकि यहाँ पे जो जिस जगह ये कब्र खोद रहे थे इसके आसपास काफी हिंदू परिवार रहते हैं, उन्होंने इसकी जानकारी भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी को दी। तो वो यहाँ पहुंचे और उनका, मदन जोशी का कहना है कि पहले उन्होंने जो मृतक परिवार है उसके प्रति जाके संवेदना व्यक्त की और उनको समझाया, लेकिन जो है उनका आरोप है कि जो कब्रिस्तान कमेटी के लोग हैं वो जबरदस्ती कब्र खोद रहे हैं। जबकि जो दूसरा पक्ष है उनका कहना है कि मामला न्यायालय में चला था और न्यायालय द्वारा उनको ये आदेश दिया गया था कि इस जमीन में जो है आधी जो फील्ड है वहाँ पर कब्रिस्तान और नमाज के लिए जगह दी गई थी। लेकिन अभी कागज की बात अगर करें, मौके पर कोई कागज दिखाने को तैयार नहीं है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है। तो वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ सुमित पांडे के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जमीन का दावा कर रहे हैं। तो लेकिन अभी जो कब्र खोदी गई थी उसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक लेट भी गए थे, तो उसके बाद जो है भाजपा के लोग भी कब्र के चारों तरफ उन्होंने घेर लिया। तो वहीं जहाँ एक मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है, वो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जहाँ हमने कब्र खोदी है, हम जो व्यक्ति मरा है उसका दफन वहीं करेंगे। तो वहीं दूसरा पक्ष भाजपा के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ पर कब्र किसी भी कीमत पर नहीं खोदने देंगे, ना ही किसी का दफन होने देंगे। फिलहाल अभी स्थिति तनावपूर्ण है। प्रशासन दोनों पक्षों से वार्ता में लगा, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दोनों ही पक्ष आमने सामने धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल कब्र को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जोनसार वावर जनजाति क्षेत्र के तयूनी, चक्राता और कालसी तहसील के करीब 275 राशन विक्रेताओं ने जोनसार वावर के खाद गोदामों से राशन नहीं उठाने की बात कही। विकास नगर के जोनसार भवन के क्षेत्र के करीब 275 सरकारी सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं ने सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रति रोष व्यक्त किया। सरकारी सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं का आरोप है कि कई बार विभागीय उच्च अधिकारी और खाद्य मंत्री को अवगत करवाया गया है कि कोविड काल के समय के लाभांश और राशन ढुलान भाड़ा नहीं मिला है।
इसलिए सरकार और विभाग की लापरवाही के कारण सस्ता गल्ला राशन विक्रेता कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इसलिए क्षेत्र के राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे नारेबाजी का कारण यह है कि हमने कई वर्षों से 2020-21 हम विभाग से मांग कर रहे हैं कि हमारा भाड़ा लाभांश परिवहन भाड़ा दिया जाए, लेकिन विभाग इस पर अनदेखी कर रहा है। हमारे जौनसार बावर के 7 गोदामों के लिए जो हमारा 2021-22 का कोविड का भाड़ा और लाभांश आज तक नहीं दिया गया। 7 महीने का 2021-22 का भाड़ा है वो नहीं दिया, 5 महीने का 2024-25 का है वो भी आज तक नहीं दिया गया, और पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का पैसा दिया गया वो भी हमारे जौनसार बावर का पैसा नहीं दिया गया, और आंगनबाड़ी का 1 वर्ष से हमको भुगतान नहीं किया गया। एमडीएम स्कूलों का राशन ले जाते हम लोग, उसका जो पूर्व में जब होम डिलीवरी नहीं हुई थी तब भी हमने खुद अपने पैसे से पहुंचा, वो आज तक भुगतान नहीं हुआ। तो हम कई बार खाद्य मंत्री से मिल गए, खाद्य सचिव से मिल गए, और डीएम साहब को भी कॉफी दी हमने, उप जिलाधिकारी को। अभी हमने पूरे 7 गोदामों ने तहसील त्यूनी, तहसील चक्रोदा, तहसील कालसी में ज्ञापन दिया है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता, जब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम राशन उठान नहीं करेंगे। रामनगर में सरकारी राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं को नमक के पैकेट्स का वितरण किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा जो नमक वितरण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उपभोक्ताओं ने खड़े कर दिए हैं। कई बार राशन डीलर से नमक में पत्थर निकलने की शिकायत कर चुके हैं। बुधवार को इस मामले में एक बार फिर राशन डीलरों ने एसडीएम प्रमोद कुमार और पूर्ति निरीक्षक दीपचंद्र वेलवाल को जिला पूर्ति अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की मांग की। हम आज इसी संबंध में हमने उपजिलाधिकारी महोदय को भी और हमारे पूर्ति निरीक्षक रामनगर श्री दीप बिलवाल जी को के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी नैनीताल के लिए भी एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि विगत कई महीनों से नमक के जो गुणवत्ता है उसकी शिकायत आई थी। कई लोग कह रहे हैं जिसमें बारीक रेता या पत्थर की जैसी शिकायत आ रही है, तो हम पर यह दबाव है कि हमें जो हमें राशन का जो है राशन के साथ अनिवार्य कर दिया गया है कि नमक उठाना है, और हम लोग बीच में पिस जाते हैं क्योंकि उधर उपभोक्ता लेने से मना करता है, इधर विभाग का दबाव होता है कि नमक उठा रहा है। तो इसी संदर्भ में आज हमने, क्योंकि नमक की गुणवत्ता के बारे में बराबर शिकायतें आ रही थी, इस संदर्भ में आज हम माननीय उपजिलाधिकारी और डीएसओ के लिए हमने अपना ज्ञापन दिया है कि यदि नमक की गुणवत्ता सही आई तो हम बांटेंगे, अन्यथा हम गोदाम से भी उठान नहीं करेंगे। जो राशन कार्ड में ये संज्ञान में लाया गया जो नमक की क्वालिटी काफी खराब है, उसमें मिट्टी मिला हुआ है, ऐसा बताया गया है। कई दुकानदार यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें जो क्वालिटी है बहुत खराब है। जैसे मिट्टी मिली होने से कोई भी जो भी क्रेता लोग हैं कोई भी उसको लेने को तैयार नहीं हो पा रहा है। तो इसमें अभी हम लोगों ने जितना भी जो पुराना जो भी नमक गया हुआ था उसको वापस लाने के लिए बोल दिया है, और साथ ही साथ अभी मेरी पूर्ति से वार्ता करने के बाद तो नया माल भी आएगा नमक का, उसको भी चेक करेंगे और हम लोग खुद भी गोदाम में जाकर निरीक्षण करके इसकी पुष्टि करेंगे। वहीं उत्तराखंड का मौसम इन दिनों करवट ले रहा है और बादल पहाड़ से लेकर मैदानों तक बरस रहे हैं। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी पर ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा अन्य पहाड़ी जिलों में तेज गर्जना और आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं। खास बात यह है कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।